हेलो लर्नर्स, कोडन एयर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आशीष राजपूत और आज के वीडियो में हम बात करेंगे टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं पहले टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? हम किसी भी प्रोग्राम में कोई एल्गोरिदम में जितना वो चलने में कितना वो टाइम ले रही है उसी को हम कहते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी। ठीक है, जितना भी वो टाइम ले रही है उसी को हम क्या कहेंगे? टाइम कम्प्लेक्सिटी या फिर प्रोग्राम टू रन। ठीक है, पूरा प्रोग्राम चलने में कितना वो टाइम ले रही है। ओके, तो यही हमारी होती है टाइम कम्प्लेक्सिटी। अभी हमारा कोई भी प्रोग्राम है वो 10 मिनट ले रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये एक टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी भाई, 10 मिनट लेता है वो प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम को 10 मिनट लगते हैं, ये उसका रन करने का टाइम है। अब कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? देखिए, वही प्रोग्राम कुछ इनपुट के लिए क्या पता 1 मिनट में काम करता हो। वैसे तो हमारे सभी प्रोग्राम मिली सेकेंड में काम करते हैं, पर चलिए हम फिलहाल मिनट में एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, सिंपली समझने के। वो हो सकता है 1 मिनट में काम करता हो, या फिर 10 मिनट में काम करता हो, या फिर वो ऑन एन एवरेज 5 मिनट लेता हो। इसका मतलब उसके तीन अलग अलग टाइम है। अब ये 1 मिनट है, ये इसमें तो सबसे कम टाइम लिया है उसने वही काम करने के लिए, तो ये इसे हम वेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी कह सकते हैं ना। ये वेस्ट टाइम होगा उसका। ये क्या होगा उसका? वेस्ट टाइम। ये क्या होगा? ये एवरेज टाइम है। ठीक है, और हमें कोशिश करनी होती है, हमें हमेशा एवरेज से नीचे या एवरेज तक पहुंचना होता है। ठीक है, यार हमारा वर्स्ट केस में जा रहा है, वर्स्ट टाइम ले रहा है, तो तब तो बहुत स्लो है हमारा प्रोग्राम। ये हमारा वर्स्ट टाइम होगा। ठीक है ना, ये हमारा वर्स्ट टाइम होने वाला है। तो ऐसे इसी को हम अभी कोड के मदद से समझने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा ये कोड लिखा हुआ है, इंट मेन फंक्शन से लिखा हुआ है हमने। एक इंटीजर क्रिएट किया हुआ है नम नाम का। ठीक है, यहाँ पे एक इंटीजर क्रिएट किया हुआ है। उसके बाद हमने एक सी आउट किया हुआ है। ओके, उसके बाद हमने इंटीजर यूजर से लिया हुआ है, नम में वैल्यू ली हुई यूजर, और उसी को हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लगेगा? ये एक स्टेटमेंट था, इसका मान लीजिए हमें इसे 1 सेकंड निकल रहा है, ये 1 मिली सेकंड लग रहा है। ठीक है, 1 मिली सेकंड, तो एक एक पर्टिकुलर मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है 1। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट होने में भी 1 ही टाइम लगेगा, इस स्टेटमेंट को भी 1 टाइम लगेगा, और इस स्टेटमेंट को भी 1 टाइम लगेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल इन सभी का एडिशन हो जाएगा, मतलब 1 + 1 + 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? टोटल हमारा हो जाएगा 4। ये इसका टाइम लग रहा है इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में। ओके, तो इसे हम कैसे लिखें? टाइम कम्प्लेक्सिटी, टाइम कम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ऑर्डर ऑफ 4। और देखिए, और हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आती है ना, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, हमारे टाइम कम्प्लेक्सिटी, तो उसे हम ऑर्डर ऑफ 1 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे इसको? ऑर्डर ऑफ 1। मतलब हमारा प्रोग्राम एक कांस्टेंट टाइम लेगा चलने में, चाहे जो मर्जी हो, जितना मर्जी किसी भी कंप्यूटर में जाए। इसका वर्स्ट केस भी यही होगा, बेस्ट केस भी यही होगा, और एवरेज केस भी यही होगा, क्योंकि ये हमेशा एक ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा, एक कांस्टेंट टाइम लेगा रन करने में। ठीक है, इस प्रोग्राम का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? ऑर्डर ऑफ 1। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक और प्रोग्राम पे, समझते हैं। अब हमारे पास ये एग्जांपल आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन क्रिएट किया और एक इंटीजर टाइप का एक एरे क्रिएट किया हुआ और एक एन वेरिएबल क्रिएट किया हुआ। अब यहाँ पे हमने एन में वैल्यू स्टोर कर ली है। उसके बाद हमने यूजर को बोला है कि नंबर एंटर कीजिए, किसमें? एरे में। और यहाँ पे हमारी लूप चल रही है, और इसमें हम एरे में वैल्यूज ले रहे हैं, और यहाँ पे ये हमारी लूप खत्म हो रही है। ठीक है, अब ये लूप कितनी बार चलेगी बताइए मेरे को? जितनी एन की वैल्यू होगी। ठीक है ना, अगर एन होगा हमारा 5, तो हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है? आई लेस देन एन। चलो, आई लेस देन 5, और आई कहाँ से शुरू हो रहा है? आई हम 0 से शुरू कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 0 लेस देन 5 होगा फर्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम 1 लेस देन 5 होगा, नेक्स्ट टाइम 2 लेस देन 5 होगा, उससे नेक्स्ट टाइम 3 लेस देन 5 होगा, उसके नेक्स्ट टाइम 4 लेस देन 5 होगा, और जैसे ये 5 होगा तो ये एग्जिट कर लेगा यहाँ से। मतलब ये लूप हमारी कितनी टाइम चली? 1। ये हमारी कंडीशन थी। ठीक है, यहाँ। ठीक है, ओके, ये हमारा पहले एक बार चला, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, फिर 5 बार। मतलब एन हमारे 5 के लिए ये कितनी बार चली? हमारे लूप 5 बार चली। इसका मतलब हमारी लूप कितनी बार चल रही है? एन टाइम चल रही है, जो भी एन की वैल्यू होगी। इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एन।
अब ये तो कांस्टेंट स्टेटमेंट है, ये तो एक ही बार चलेगी, इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो 1 है, इसकी भी 1 है, अभी हमने पीछे देखा था। और इसकी इंटीजर वेरिएबल को क्रिएट करने की कॉम्प्लेक्सिटी भी तो 1 ही होगी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसकी भी तो 1 ही होगी। वैसे इसके लिए हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करेंगे क्योंकि है तो कांस्टेंट स्टेटमेंट, टाइम तो उसका कांस्टेंट रहेगा, एडिशन करने में ये 1 ही रहेंगी। अच्छा ये तो एन होगी भाई, ये स्टेटमेंट, ये लूप वाली एन टाइम चल रही है, मतलब ये हम अभी एन किसके लिए, ये होल स्टेटमेंट के लिए, फॉर लूप की यहाँ तक के लिए स्टेटमेंट के लिए हमारी कम्प्लेक्सिटी क्या बन रही है, हमारी कम्प्लेक्सिटी बन रही है एन। ओके। अब नेक्स्ट लूप है, ये भी सेम है, आई जीरो से लेकर आई लेस देन एन तक चल रही है, मतलब ये वाली लूप भी कितनी बार चल रही है, ये भी हमारी आ रही है एन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है, ये अंतर वाली स्टेटमेंट, इस लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हो रही है, ये लूप एन टाइम एग्जीक्यूट हो रही है। अब ये वाली तो 1 ही है, तो इसको हम इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, 1 को हम इग्नोर करते हैं। अब ये इनकी एडिशन क्या होगी, 1 + 1 + 1 + 1 4, और प्लस क्या होगा, और इनमें n + n, n + n क्या होता है 2n, n + n को हम 2n लिख सकते हैं ना। इसका मतलब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ रही है, ऑर्डर ऑफ 4 + 2n। अब इसको हम एक और चीज भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी कांस्टेंट वैल्यू उसको हम लिखते हैं 1, इसका मतलब ये होगी ऑर्डर ऑफ 1 + n, यही होगी ना। अब 1 प्लस हो रहा है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू में एडिशन हो रहा है, तो इसे हम ऑर्डर ऑफ n भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू है हम उसे इग्नोर भी कर सकते हैं, सिंपली आज जस्ट कांस्टेंट वैल्यू तब हम उसे लिख देंगे ऑर्डर ऑफ 1, और कांस्टेंट वैल्यू के साथ ऐसे हमारा एडिशन हो रहा है अगर हमारा n वगैरह का, तो हम उसे सिर्फ ऑर्डर ऑफ n लिख देंगे, एडिशन वाले को लिखने की जरूरत नहीं है। ये भी लिखोगे तब भी ठीक है, ये लिखोगे तो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है, ये एक्यूरेट है हमारे लिए यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते हैं अपना कॉम्प्लेक्सिटी। हमने देख लिया क्योंकि हमारी लूप 5 बार चल रही थी एन 5 के लिए, तो इसका मतलब आर एन 10 हुआ तो 10 बार 10 टाइम चलेगी हमारी लूप, और ये 2 बार है तो इसका 2n बन गई थी, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो ऑर्डर ऑफ एन ही रही। हमने प्लस अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अचीव कर ली ऑर्डर ऑफ एन में। अब एक और प्रोग्राम देखते हैं, ठीक है, ये प्रोग्राम है, इसमें हमने यहाँ पे वेरिएबल और एरे क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, इसकी तो ऑर्डर ऑफ 1 ही होने वाली है, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा, सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी वैल्यू स्टोर करे, ये भी ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लेगा। अब यहाँ पे आ गई वापिस से लूप, कहाँ तक चल रही है, आई लेस देन एन तक, जीरो से लेके, मतलब ये कितनी टाइम चलेगी भाई, एन टाइम चलेगी। अभी तो हमने समझा पिछली स्टेटमेंट में कि ये जो एन से लेस देन है, जीरो से लेके, वो एन टाइम ही चली रही है, हमने अभी कैलकुलेट करके देखा 5 के लिए। अब यहाँ पे एक और आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाली स्टेटमेंट हमारी आई लेस देन एम के लिए चल रही है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगी, भाई ये स्टेटमेंट होगी हमारी एम टाइम एग्जीक्यूट, क्योंकि ये एम के लिए चल रही है, यहाँ पे एम है ना हमारे पास, एन नहीं है एम है, तो एम कुछ और वैल्यू होगी ना, जो 2 अलग अलग वैल्यू दे रहे हैं, तो ये एम टाइम चलेगी, वो एन टाइम चल रही है। और ये वाली लूप कितने टाइम चलेगी भाई, ये वाली लूप हमारी एन टाइम चल रही है, तो यहाँ पे हमने आई लेस देन जीरो से लेके एन तक चल रहे हैं, इसका मतलब ये लूप एन टाइम्स चल रही है, जो भी एन की वैल्यू, और ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। इन सभी को एडिशन कर देंगे, ये 3 है, 1 1 1, और ये 4 बन गया इसके यहाँ पे, ठीक है, 4 प्लस, और यहाँ पे n है और ये n है, मतलब 2n बन गया, 4 + 2n प्लस एक और वैल्यू क्या, m, ठीक है, ये कितनी होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ऑर्डर ऑफ 4 + 2n + m, ठीक है। अब इसे सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो सिंप्लीफाई करके ऐसे लिखेंगे भाई, कांस्टेंट को हम 1 लिख देंगे, हर एक कांस्टेंट को, मतलब ऑर्डर ऑफ 1 + n + m हो जाएगी ये, ठीक है, ये हो जाएगी ना, इस ऑर्डर में हो जाएगी सिंपली। अब हम 1 को इग्नोर कर सकते हैं एडिशन में, सिर्फ ये रहेंगे हमारे वेरिएबल वैल्यूज, इसका मतलब इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ n + m, ठीक है। ये सिंपली हमने अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट कर ली इस प्रोग्राम के लिए, ओके। तो अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम, तो नेक्स्ट प्रोग्राम में हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाउंड करनी है, पर अभी हमारा क्या है, नेस्टेड लूप्स आ गई हैं, ठीक है, ये वाली लूप है, और इसके क्लोज होने से पहले ही इसके स्टार्ट के अंदर ही एक और लूप आ गई है, ठीक है ना, ओके। लूप के अंदर लूप है, और ये लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, ये वाली अंदर वाली, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ।
तो ये वाली लूप यहाँ पे खत्म हो रही है और ये दूसरी वाली लूप है ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल रही है। ठीक है ना, दो अलग अलग लूप हो गई, सिंपल सी बात है। ओके, तो दो अलग अलग लूप चल रही हैं यहाँ पे। अब हमने वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है भाई, यहाँ पे एक ऑर्डर ऑफ वन स्टेटमेंट है, ये वन टाइम ले रही है, ये वाली भी वन टाइम लेगी, कांस्टेंट क्यों लूप वगैरह नहीं है तो ये एक ही बार चल रही है। अब यहाँ पे लूप है, देखिए ये बाहर वाली लूप है, ये कितनी टाइम चल रही है भाई, ये चल रही है एन टाइम। और जो अंदर वाली लूप है ये कितनी टाइम चल रही है, एम टाइम चल रही है। ओके, ये तो सिंपल है। ठीक है, ये दोनों लूप ऐसे ऐसे चल रहे हैं क्योंकि जे लेस देन एम है जीरो से लेके, तो ये आई लेस देन एन है जीरो से लेके, तो ये एन टाइम चल रही है और ये दूसरी वाली एम टाइम चल रही है। ये सिंपल हो गया। अब इन लूप को हम इग्नोर करते हैं, यहाँ पे बाहर वाला स्टेटमेंट कितने टाइम चल रही है, वन टाइम। अब इन लूप को हम कैसे रीड करेंगे, जब लूप के अंदर लूप होगे ना, लूप के अंदर लूप होगी तो उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, और बाहर होगी ना लूप के बाद, जैसे हमारी पिछली वाली स्टेटमेंट है, ये लूप यहाँ पे खत्म हो रही है, यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट शुरू हुई, तो इनको हम एडिशन करेंगे। पर अगर लूप के अंदर लूप आएगी, क्योंकि ये वाली लूप है देखिए, ये इसी बाहर वाली लूप के अंदर खत्म हो रही है, इसका मतलब इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगी एन मल्टीप्लाई एम। ठीक है, इन सभी को हम ऐसे प्लस करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्री प्लस एन मल्टीप्लाई एम, सिंपली। अब कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर सकते हैं, तो इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एन मल्टीप्लाई एम। ओके, तो ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी सिंपल सी, किसके लिए, हमारे इस प्रोग्राम के, जब हमारे नेस्टेड लूप्स है, नेस्टेड लूप्स मतलब अंदर वाली को मल्टीप्लाई करते हैं, और बाहर बाहर है, एक लूप के आगे दूसरी लूप है बाहर, किसी के एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो हम उनको एडिशन करेंगे इस ऑर्डर में ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, और कांस्टेंट वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे लास्ट में, तो हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम किसके लिए निकालें, नेस्टेड लूप्स के लिए। ओके, ये हो गया। अब हमारा एक और प्रोग्राम आ गया, अब ये स्टेटमेंट चल रही है, ये कैसे चल रही है, देखिए हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, इसकी डेफिनेशन भी वन है, ऑब्वियस है, सिंपल सी बात है, इसकी भी वन है और इस स्टेटमेंट की वन है, क्योंकि ये कोई लूप वगैरह नहीं है। फिर यहाँ पे हमारी वाइल लूप आ गई है, वाइल लूप क्या है, जब तक आई हमारा ग्रेटर देन है वन। अब हमने आई डिक्लेयर की, आई को हम असाइन कर दिया वन, अब एन में हम जो भी वैल्यू दे देंगे आई में वो वैल्यू आएगी, क्योंकि आई को हमने असाइन किया एन। अब एन अगर 5 होगा तो आई हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कंडीशन क्या, जब तक आई बड़ा है या इक्वल है वन के, मतलब जब तक हमारा 5 है वो बड़ा है इक्वल है वन के। ठीक है, ये कंडीशन है हमारी, और हमारा आई हर बार हाफ हो रहा है यहाँ पे लूप के अंदर, मतलब नेक्स्ट टाइम 5 को हम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्या ये बड़ा है वन से, हाँ बिल्कुल बड़ा है। उससे नेक्स्ट टाइम हम फिर से 5 को डिवाइड करेंगे किससे, भाई आई बाई टू हो रहा है, 5/2 डिवाइडेड बाई 1/2, सिंपल सी बात है, नहीं डिवाइडेड बाई 2, तो ये 5/4 हो जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हमारी लूप किस तरह चलेगी, क्योंकि डिपेंड किस पे करती है कि हम काउंटर को कैसे प्लस कर रहे हैं और हमारी आई की वैल्यू कैसे अपडेट हो रही है। यहाँ पे आई हमारा अपडेट हो रहा है हमेशा हर बार हाफ हो रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, पहले तो एन होगी हमारी वैल्यू, ठीक है, उसके बाद हमारी स्टेटमेंट में वैल्यू क्या होगी, उसके बाद हमारी वैल्यू होगी n/2, क्यों हाफ हो जाएगी। अब n/2 का भी हाफ क्या होता है, n/2 का हाफ होता है n/4, वो डिपेंड करता है ना कहाँ तक चलेगी, जब तक ये वन से बड़ा है, तो इसका मतलब ये कहाँ तक चलेगी, n/2 की पावर k तक। अब k कुछ भी हो सकती है वैल्यू, k कोई एक वेरिएबल वैल्यू है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर, क्योंकि नंबर के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट आ गई। ठीक है, हमारी ये स्टेटमेंट को हम ऐसे लिख सकते हैं, n को कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस सो ऑन 1/2 की पावर k। ठीक है, ये स्टेटमेंट कुछ ऐसी हो रही है। अब ये लॉगरिथम में हम इसे सिंपली क्लियर कर सकते हैं, अब वो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूँ, हम इसे कैसे करने वाले हैं। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला है, बहुत इजीली हम इसे लॉग की फॉर्म में
कैलकुलेट कर लेंगे, कोई हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होने वाला है। अब वो बताओ वो कैसे करने वाले हैं। तो n/2 की पावर k है जो हमारा, ठीक है, ये लास्ट वाली, क्या ये हमेशा हमारी 2 से बड़ी होगी ना, 2 की पावर k। जब तक ये हमारी क्या है कि ये वैल्यू हमेशा हमारी जहाँ तक 1 से बड़ी होगी या 1 के इक्वल होगी, ठीक है, ये हमारी लास्ट वैल्यू है। ओके, ये अब ये हमारी 1 से जहाँ तो बड़ी हो रही है या उसके इक्वल हो जाएगी, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एन, सिंपली हमारी सिंप्लीफिकेशन है मैथ की, एन इंटू 2 की पावर के, ये लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे क्योंकि 2 की पावर हमें के तो पता नहीं है, तो यहाँ पे हम लॉग लगा दें और दोनों तरफ। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग ऑफ एन ग्रेटर देन लॉग ऑफ 2 की पावर के। ओके, ये सिंपली हमारे पास स्टेटमेंट है, इसे ऐसे लिख लिया। अब यहाँ पे ऊपर करता हूँ मैं कैलकुलेट, ठीक है। तो अभी हमारे ये है, तो लॉग ऑफ एन क्या होगा, ये लॉग एन ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा चेंज, ठीक है। लॉग एन तो ऐसे ही रहा, पर ये हमारा वो है, ये मैंने साइन को उल्टा लिख दिया, ये ऐसे है। तो जो हमारा दूसरा है, तो क्या हमारा लॉग ऑफ एम रेज टू पावर एन क्या होता था, एन लॉग एम, ठीक है, यही होता है इसका मतलब, के लॉग 2, सिंपल लॉगरिथम का फार्मूला है ये, के लॉग ऑफ 2, ठीक है। तो ये हमारा लॉग ऑफ के लॉग ऑफ 2 हो गया, इसका मतलब के लॉग लॉग 2 क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसको क्या लिखते हैं, लॉग एन क्या होगा, यो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, के, क्योंकि उसको तो हमने 1 मान लिया ना, ये हमारा log 2 हो गया 1, ठीक है। तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, के, ये सिंपल सी वैल्यू है हमारे पास। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके रखता हूँ हाईलाइट बार से, तो ये हम ऐसे लिख सकते थे, log n ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, के। ये हमारी सिंपल सी स्टेटमेंट बनी है अभी, ठीक है। अब ये हमारे स्टेटमेंट है, इसका मतलब हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है के पे डिपेंड करेगी, के कितनी बार डिवाइड होगा के से। इसका मतलब यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ एन, ठीक है। यहाँ पे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, लॉगरिथम ऑफ एन। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ कितनी होगी, लॉगरिथम ऑफ एन, क्योंकि ये हाफ में डिवाइड हो रही है हर बार, ये स्टेटमेंट हाफ टाइम चल रही है और हाफ हो रही है और हाफ हो रही है, और ये एन से भी कम टाइम लेगी क्योंकि एन टाइम्स नहीं चलेगी, नंबर को हाफ करते जा रहे हैं, मतलब पहले 5 है वो ढाई हो गया नेक्स्ट टाइम, और ढाई का हाफ क्या हो गया, 1.25 हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये हाफ होता होता एक के पास पहुंच जाएगी, या एक से बड़ा या एक के इक्वल हो जाएगा, एक से छोटा नहीं होगा। ओके, जैसे ही वहां पे कंडीशन होगी हमारी, तो ये स्टेटमेंट कितनी बार चल रही है, लॉग टाइम, जैसे अभी हमने पूरे कैलकुलेशन करके देख लिया। तो ऐसे हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ लॉग एन में भी कैलकुलेट करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन स्केयर भी हमने देख लिया, ऑर्डर ऑफ एन भी देख लिया, ऑर्डर कांस्टेंट ऑर्डर में देख लिया, लॉगरिथम ऑर्डर में भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख ली सिंपली अपने प्रोग्राम की मदद से। तो आपको, मुझे पता है, होप सो आपको समझ आ गया, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो को फिर से गो थ्रू कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे आपको, क्योंकि अभी भी आपको डाउट रह रहा है, इसका मतलब एक बार फिर से गो थ्रू कर लिए, अभी आप बेसिक में हो तो टाइम तो लगता है, तो आप आराम से एक बार और गो थ्रू कर लीजिए इससे। अभी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन और एन स्केयर, एन क्यूब को ऑर्डर ऑफ एन और लॉग एन को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले बताते हैं एन क्या है, एन के जो हम नंबर ले रहे हैं, तो मैं पहले ना आपको एन और लॉग एन के लिए बताता हूँ। मान लीजिए अगर एन को हमने लिया 1, ऑर्डर ऑफ 1 एन के लिए तो 1 ही रहेगा, ये एक ही बार चलेगी। अब बात आएगी कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन के लिए कितनी बार चलेगा, ठीक है, एन लॉग एन के लिए, सॉरी, यहाँ पे मैंने लॉग इन लिखना था, ठीक है, ये लॉग इन के लिए। अब ये लॉग इन के लिए कितने यूरो, लॉग ऑफ 1 कितना होता है, 0 होता है सिंपली। वहीं पे अगर एन ले लेता हूँ मैं 2, तो मतलब ये 0 टाइम चल रही है, देख कितना कम टाइम ले रही है इसके मुकाबले, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखनी। अब दूसरी एन 2 के लिए कितना, ऑर्डर ऑफ एन भी क्या होगा, 2 ही होगा, एन टाइम्स ही चल रही है, तो इसका एन 2 है तो वो भी 2 टाइम चलेगी। तब अगर ऑर्डर ऑफ लॉग एन होगा तो लॉग ऑफ 2 कर लेंगे, और लॉग ऑफ 2 बेस 2 कितना होता है, वो होता है हमारा 1, मतलब ये हमारी स्टेटमेंट चल रही है 1। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपली हम ये लिख सकते हैं,
कि जो log ऑफ n हमारा ऑर्डर ऑफ टाइम है, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ टाइम में कॉम्प्लेक्सिटी है जो log ऑफ n, वो हमारा छोटा है या इक्वल हो सकता है किसके, इक्वल भी वहाँ ही हुआ है, हमारा छोटा ही हुआ है। छोटा किससे है हमारा भाई, वो हमारा छोटा है ऑर्डर ऑफ n से, मतलब n टाइम से भी कम टाइम चलती है कौन सी वाली, लॉग एन वर्सेस, क्योंकि ये हमेशा हाफ करती रहती है, ठीक है। ये हमारी होगी सिंपली ऑर्डर ऑफ n की। अब बात करते हैं वही नंबर के लिए, हम चेक करते हैं अपना ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ n क्यूब। अब देखिए अगर नंबर हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। अब नंबर हमारे पास आ रहा है 1, ठीक है, 1 के लिए हमारी ऑर्डर ऑफ n के लिए हमारी 1 ही चलेगी। ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर आ गया तो हमारी स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, तो ऑर्डर एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एन नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 to 1 क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। और एन क्यूब में नंबर में 1 का भी अगर हम क्यूब भी करेंगे तब भी तो 1 टाइम ही चलेगी, क्योंकि एन क्यूब भी तो 1 का क्यूब भी तो 1 ही होता है। और अगर हमारा एन आ गया 2, तब हमारी स्टेटमेंट कितनी बार चलेगी, तो देख लेते हैं। अभी अगर 2 डाल दिए तो ये एन टाइम वाली तो 2 ही चलेगी। एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, मतलब ये 4 टाइम चल रही है। और एन क्यूब कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा भाई, ये 8 टाइम चल रही है। अब अगर हमने नंबर ले लिया 3, अभी हम छोटे छोटे नंबर ये चेक करें, एन वाली तो 3 टाइम ही चल रही है, लॉग एन तो 3 से कम चलती। तो चलिए अब के लिए हम पहले ऑर्डर एन वाला देख लेते हैं, लॉग एन वाला तो हमने देख लिया। तो इसका मतलब ये कितनी बार चलेगी, ये भाई 9 टाइम चलेगी। और ये कितनी टाइम चलेगी, ये भाई 27 टाइम चल रही है, सिर्फ 3 एन के लिए। एन की वैल्यू भी 3 ही आई है। और ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं इसमें, एन क्यूब में और एन स्क्वायर में, और ऑर्डर ऑफ एन से कंपेयर करना हो तो। अभी हम यहीं पे अगर हमारा कोई बड़ा नंबर आया था और हमने यहाँ पे 100 आया था, देखिए छोटे वाले में आपको इतना डिफरेंस नहीं दिख रहा तो क्या हुआ, इतना सा चल पड़ा। जैसे ही हमारे पास बड़ी वैल्यूज आएंगी तो देखो हमारी जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है वहाँ पे 1000 और लैक्स ऑफ वैल्यूज आएंगी, तो लैक का ऑर्डर ऑफ 1 तो लैक ही रहेगा, उसमें तो कोई चक्कर नहीं है। पर जैसे एन स्क्वायर होगा लैक का तो कितना हो जाएगा, जैसे हमारा 100 आया यहाँ पे तो 100 का ऑर्डर ऑफ एन में तो 100 ही रहा, पर एन स्क्वायर में 100 का कितना हो गया, 10,000 हो गया। मान लो अगर आपका 100 नंबर आ गया तो वो स्टेटमेंट 10,000 टाइम लेगी, 10,000 मिली सेकेंड टाइम ले रही है, इतना टाइम ले रही है ये ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में। और ये इसी को अगर हम एन क्यूब में करते भाई वो कितना टाइम लेती, वो 10 लाख टाइम ले रही है, देख रहे हो। ये सिर्फ इतने से 100 नंबर्स के लिए सिंपली वो 10 लाख मिली सेकेंड टाइम ले रही है, कितना स्लो हो गया ऑर्डर ऑफ एन क्यूब में। इसका मतलब हमें हमारी वैल्यू क्या हुआ है, इसका मतलब ये हमारा जो है ये ऑर्डर ऑफ एन छोटा होता है और एन स्क्वायर से इक्वल भी हो सकता है, कब इक्वल होता है, जब 1 होता है, इक्वल ही हुआ ना। और जो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है वो किससे छोटा होता है भाई, वो छोटा होता है एन क्यूब से और उसके इक्वल भी हो सकता है। ये हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का ऑर्डर है, ठीक है ये। और जो हमारा लॉगरिदम है वो तो एन से भी छोटा होता है, वो क्या होता है, लॉगरिदम ऑफ जो एन होता है वो हमारा ऑर्डर ऑफ एन से भी छोटा होता है। मतलब अगर हमें सही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेनी है तो हमें किसकी फॉर्म में लेनी है भाई, लॉगरिथम ऑफ एन की फॉर्म में लेनी है। अगर वो नहीं पॉसिबल तो ऑर्डर ऑफ एन की फॉर्म में, एन स्क्वायर और एन क्यूब को, एन क्यूब तो हमें कदे ही नहीं लेना है ना, ये हमारा वर्स्ट से वर्स्ट केस है। कुछ स्टेटमेंट हो सके जिनको हमें एन स्क्वायर में करना ही पड़े, पर हमें कोशिश करनी है उनको भी एन लॉग एन टाइम में करनी है, कितने में, एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में उनको करना है, एन स्क्वायर से कम टाइम में करना है। ओके, तो ऐसे हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं, कंपैरिजन भी देख लिया कि किस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में कितना टाइम लगता है, कितना ज़्यादा टाइम ले रहा है। देखो जैसे ही बड़ा नंबर होता जा रहा है, देख कितना ज़्यादा डिफरेंस इनमें बढ़ता जा रहा है। ये 100 ले रहा है, ये 10,000 ले रही थी एन स्क्वायर, और ये 10 लाख ले रही थी, ये तो मिलियन ले रही है ना, 1 मिलियन, इतना ज़्यादा टाइम। चलिए अब हम बात करें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है कितनी स्पेस हमारा प्रोग्राम ले रहा है, ठीक है, जितनी स्पेस हमारा प्रोग्राम ले रहा है उसको हम कहेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस ले कब लेगा, स्पेस कब लेगा, जब हमारे वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, कितने वेरिएबल डिक्लेयर होंगे, कितने ऑर्डर में के डिक्लेयर होंगे। अब देखिए जो जो वेरिएबल था इंटीजर एरे, ये
हम किसके रिलेटेड डिफाइन करें, इसमें हमने यहाँ पे साइज नहीं दिया है इसको, यहाँ पे इसको साइज देना पड़ता है, सिंपल सी बात है, आपको याद है। यहाँ पे हमने इसको स्टार्ट नहीं दिया क्योंकि हम यहाँ पे सिंपली कम्प्लेक्सिटी समझ रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए एन है, तो ये वाला एन वाली स्टेटमेंट थी, ये हमारी यहाँ पे डिक्लेयर होनी थी, और ये वाली भी हमारी यहाँ पे डिक्लेयर होनी थी। ओके ओके, यहाँ पे ये कितनी टाइम ले रहा है, स्पेस ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन, एन की, क्योंकि देखिए नम का साइज कितना, नम एरे का साइज कितना, जितना एन की वैल्यू, मतलब ये कितनी स्पेस ले रहा है, एन स्पेस ले रहा है। और ये इंटीजर वेरिएबल एक ही क्रिएट हो रहा था, ये स्पेस तो वन ही ले रहा था। इसके अलावा हमने कोई और वेरिएबल क्रिएट किया है इसमें, यहाँ पे ये वेरिएबल क्रिएट किया, फिर ये लोकल वेरिएबल है, उसी टाइम खत्म हो जा रहे हैं। जैसे एक लूप खत्म हो रही है, वापस खत्म है, फिर वापस क्रिएट हो, तो इसकी हम स्पेस मान सकते हैं, ये सिर्फ वन स्पेस ले रहा है। यहाँ पे भी जो हमने ये वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे टॉप में, ये भी वन ही स्पेस ले रहा है, तो मतलब इसकी ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, क्या होगी, 3 + n। ओके, मतलब ऑर्डर ऑफ n स्पेस ये ले रहा है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इसकी, ऑर्डर ऑफ n। वैसे हम नेक्स्ट प्रोग्राम में चेक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने एक एरे क्रिएट किया और 3 नंबर ले लिए, तो ये भी n टाइम का एरे आएगा, और ये m टाइम का एरे है, और तीनों में हमने वैल्यू भी ले लिए। अब इसका साइज कितना m है, और इस वाले का कितना n है, तो मतलब ये स्पेस कितनी ले रहा है, n, और ये कितना ले रहा है, m, और ये जो वेरिएबल थे ये तो वन ले रहे थे, तो इनको सिंपली वन लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी ये वेरिएबल वन ले रहे हैं, यहाँ पे भी वो हमने इंटीजर आई क्रिएट किया, ये वन ले रहा था हर टाइम, ये भी वन ले रहा है, तो कांस्टेंट वाले को हम इग्नोर करेंगे, हम सिंपली इसको देखेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगी, ऑर्डर ऑफ, अलग अलग थे, तो इसका मतलब इनको हम ऐड करेंगे, तो ये कितना स्पेस ले रहे हैं, n+m, ये इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है। सिंपली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में कुछ भी ज़्यादा नहीं होता, सिंपली हमने देखना कितने हमने वेरिएबल क्रिएट किए और क्या वो एरे है। अगर वो एरे है तो वो कितनी साइज का एरे है, एन साइज का एरे हम बना रहे हैं, एन साइज ले रहा है और दूसरा एरे एम साइज ले रहा है, तो इसको मतलब n+m हो गया। पिछली बार हमने प्रोग्राम देखा सिर्फ एन साइज का एरे होता है, इसको मतलब ऑर्डर ऑफ n हो गया था। तो ये हमारी सिंपल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने इस वीडियो में समझ ली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।